मंटो ने लिखा है कि मजहब जब दिल से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। या ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। So Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. दो जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। उन्होंने हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। तो भारत में उनकी जासूसी किए जाने की बात, यानी पेगासस की बात भी की। हालांकि इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ भी की, लेकिन उनके पेगासस वाले बयान पर अब राजनीति गर्मा गई है। राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पेगासस राहुल गांधी के दिलो दिमाग में बैठ गया है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल ने विदेशी धरती पर क्या कहा और उस पर अनुराग ठाकुर ने क्या पलटवार किया। राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस से मेरी जासूसी कराई सरकार ने। अनुराग ठाकुर ने कहा कि फोन में ऐसा क्या था जो आपने नहीं सौंपा जब जांच होने की बात आई थी तो। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे ऊपर झूठे केस लादे गए हैं। तो अनुराग ठाकुर साहब ने कहा कि चुनावों में हार को नहीं पचा पा रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी साहब ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि सेकंड ग्रेड सिटीजन है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की सरकार है ये नरेंद्र मोदी की सरकार। राहुल गांधी जी का कहना था कि लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जबकि अनुराग ठाकुर ने कहा कि संस्थाओं पर सवाल उठाने की आदत है कांग्रेस की। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में दिए अपने बयान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर मोदी सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी पर अल्पसंख्यकों को सेकंड ग्रेड सिटीजन यानी दूसरे दर्जे का नागरिक समझने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत में मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, वो सभी भारतीय हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं मानते। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है? एक बार आंकड़ों से समझ लेते हैं, क्योंकि जिन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक कहा गया है उनके पास बहुसंख्यकों जितने ज़्यादा अधिकार और मौके हैं। कौन होते हैं सेकंड ग्रेड सिटीजन? एक बार समझ लेते हैं हम लोग। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में भारत नंबर 1 पर है। यदि देखा जाए कि माइनॉरिटीज़ के साथ कैसा बिहेवियर होता है, तो ग्लोबल इंडेक्स में माइनॉरिटी देश में अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 20% है। सभी अल्पसंख्यकों की आबादी को जोड़ा जाए तो करीब 20% अल्पसंख्यक इस देश में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक महत्वपूर्ण योजना है, उसके तहत 31% अल्पसंख्यकों को घर मिले। आप समझिए 20% आबादी है, लेकिन घर 31% लोगों को मिले हैं। किसान सम्मान निधि में भी अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी 33% है, जो वो भी उनकी आबादी से ज्यादा है। किसान सम्मान निधि का जिक्र कर रहे हैं हम लोग। मुद्रा योजना का 35% लाभ अल्पसंख्यकों को मिला है। स्वरोजगार योजना और रोजगार के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने योजना शुरू की थी, मुद्रा योजना, उसका 35% लोगों को फायदा मिला। अल्पसंख्यकों के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम चला रही है सरकार। सरकार का कहना है कि जो अल्पसंख्यकों के लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है और इसके तहत अल्पसंख्यकों के लिए 9000 से ज़्यादा संस्थान, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, जिनका फायदा अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों के खिलाफ कैम्ब्रिज में जमकर हमला बोल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ देश के बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी की सराहना कर रहे हैं। आप खुद सुनिए कि राहुल ने क्या कहा और दूसरे देशों के जो नेता यानी विदेश के जो हेड्स हैं, स्टेट हेड्स हैं, वो क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर। I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by
intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react, right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. You come from India? He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. I mean, I could think about it and say, yeah, okay, maybe that policy that he's done is not a bad policy, right? Giving ladies gas cylinders or giving people bank accounts is not a bad thing. It's a good thing. A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation. Despite any attempts to do some detente or to limit something, he's like an icebreaker moving in the necessary direction for the Indian people. Prime Minister Modi knows that he can rely on us, on our cooperation, full round support. I think he's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that. We are grateful to Prime Minister Modi for his leadership, together with the UN Secretary General in launching Mission Life. ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत सरकार और भारत के आंतरिक मुद्दों को उठाया हो। इससे पहले भी वो कई बार विदेशी धरती से भारत सरकार की और भारत की आलोचना कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने भारत की तुलना पाकिस्तान से ही कर दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विदेशी जमीन पर देश के खिलाफ हमला सही है? क्या प्रधानमंत्री पर हमले से कांग्रेस का नुकसान होगा राजनीतिक तौर पर देखें, और राहुल गांधी की बातों में कितनी सच्चाई है, इसको भी देखना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे मित्र सुदेश वर्मा साहब, राजनीतिक विश्लेषक और मेरे मित्र शिव भाटिया जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र विनोद अग्निहोत्री साहब हैं, और यूएस से न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार यशवंत राज। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिव भाटिया जी, आपसे समझना चाहता हूँ पहले कि ये किस तरह की स्ट्रेटजी है या किस तरह का गुस्सा है जो विदेश की ज़मीन पर भारत को लेकर निकलता है? आप इसे ठीक मानते हैं? हाँ विजय जी, अगर ये डिबेट तब भी करते आप जब देश के प्रधानमंत्री बाहर की विदेशी ज़मीन के ऊपर हिंदुस्तान की ऑपोजिशन को और हिंदुस्तान के लीडर्स को, ऑपोजिशन के लीडर्स को किस तरह से कोसते थे और किस तरह की भद्दी भाषा का प्रयोग उन्होंने वहाँ जाके किया न्यूयॉर्क के पटल के ऊपर। जब ट्रंप का चुनाव हो रहा था तब उन्होंने क्या क्या भाषा की हिंदुस्तानियों के बीच में बैठ के, एनआरआईज के बीच में बैठ के कालक पोथी गई कि हम कैसे कितनी गरीबी में रहते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया। राहुल जी ने तो कुछ भाषा का प्रयोग ही नहीं किया। उन्होंने तो अपनी विपदा बताई कि इस देश में हो क्या रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पेगासस को किस तरह से इस्तेमाल करके ऑपोजिशन के लीडर्स को दबाया जा रहा है। क्या गलत कहा? अगर यहाँ पर समझते हैं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी जो है सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह से रहती है, के लिए मीडिया फ्री होता। मैं अभी उसके ऊपर जाना नहीं चाहता, माइनॉरिटीज के ऊपर। आमिर खान ने क्या कहा था? ओबामा ने जाते हुए इस देश से पूरी यात्रा करने के बाद लास्ट स्पीच उनकी क्या थी, उसको भी तो सुनाइए। आपने तीन लीडर्स जो आज अभी हम होस्ट हैं यहाँ पर घूम रहे हैं, उनकी बातें तो सुना दी। जरा ओबामा की भी सभी सुना दीजिए, धर्मार्थ के ऊपर उन्होंने क्या कहा था जब जाते हुए इस देश से। तो कहने की बातें बहुत हैं। कोई यहाँ इस देश के सरदम संभाव का देश है, कोई भी नहीं बना सकता किसी को भी सेकेंड सिटीजनशिप। सबको रहने का सम्मान अधिकार है और वो सम्मान अधिकार हमेशा रहेगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और राहुल जी ने अगर कोई बातें बाहर जाके इस बात के ऊपर उठाई है तो आप विपदा समझिए कि ऑपोजिशन लीडर्स के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा
कि किस तरह से उनके ऊपर झूठे केस बनाए जा रहे हैं, किस तरह से मेगासेस का अवार्ड का इस्तेमाल करके हमारी बातों को सुना जा रहा है। जब ऑफिसर्स इस सरकार के अपने आप बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा संभल के रहिए, तो उन्होंने क्या गलत कहा? ठीक है, कहाँ कहा वो आज याद आ रहा है सबको बोलने का, पहले याद क्यों नहीं आया कि देश का प्रधानमंत्री कहाँ बोलता है? सर, जब जो बात होती है उस समय उसकी चर्चा हो जाती है, अब हमें याद नहीं रहता। खैर, इस पर अभी डिबेट नहीं कर रहे हम लोग ना, मैं अपनी तरफ से सफाई दे रहा हूँ। सुदेश वर्मा साहब, जो शिव भाटिया जी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या गलत कहा राहुल गांधी जी ने, और वो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको भी याद दिला रहे हैं। देखिए, बात ये है ना विजय जी, क्योंकि मैं भी मीडिया में रह चुका हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, जी। लेकिन हकीकत यही बात अगर वो भारत में बोलते तो शायद उन्हें ये कब नहीं आप डिबेट करते जी, क्योंकि बहुत बार बोल चुके जी, बाहर जाके बोले थी, आपको भी लगा कि ऑब्जेक्शनेबल है, जी, प्रत्येक भारतीय को लगता है कि ऑब्जेक्शनेबल है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जी, क्योंकि उन्होंने जो बेसिक हमारे डेमोक्रेसी, भाटिया जी भी डेमोक्रेसी क्वेश्चन कर रहे हैं। आप बताइए, इतना आजादी से आप खुल्लम बोल रहे हैं, मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उसके बाद आप बोलते हैं डेमोक्रेसी नहीं है, उसके बाद आप बोलते हैं कि खत्म हो रहा है। ये किस तरह की बात है? आप बताइए, मीडिया में कौन है जो टेलीविजन में नहीं बोलता जी? क्या किसी पर रोक? इस तरह की बात करना खत्म हो गया। के ऊपर आपको पता है कोर्ट के द्वारा एक कमिटी पेगासस की सच्चाई जानने के लिए, अभी तक कुछ निकला नहीं है। आपको लगता है पेगासस आपके साथ हुआ? अगर हुआ तो आपने अपने फोन को, कोई छोटा सा प्रोसेस था कि आप जाते अपने फोन को देते और इन्वेस्टिगेट हो जाता, लेकिन आप तैयार भी नहीं थे। तो आप सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं और उसके बाद उसको एक प्रोपेगेंडा के रूप में हमारी सरकार के खिलाफ प्रचारित करने का प्रयास करते हैं। और लोगों को पता है, यही बात तो मणिशंकर जी ने पाकिस्तान में कही थी कि हमें समर्थन करो, मोदी जी को हटाओ, हमें लाओ, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इतने साल सत्ता में थे, रिजॉल्व नहीं किए। तो ये इनका एक प्रपंच है और बाहर जाके ये जान की कंट्रोवर्सी करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है, इन्हें पता नहीं कौन सा कॉलोनियल माइंडसेट है विजय जी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि वहां का जो प्रबुद्ध व्यक्ति होगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके आप बोल रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट है वो भी समझता होगा कि इंडिया जो है बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और अगर आपको समर्थन मिलेगा तो आप मोदी जी को हटा सकते हैं, वहां जाके आप भाषण देते नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी, आपने बहुत सारे प्रधानमंत्री भी देखे, बहुत से विपक्ष के नेता भी देखे, हिंदुस्तान की राजनीति को देखे। इसमें दो मुद्दे हैं। एक सवाल है कि क्या विदेश की जमीन पर, विदेश की धरती पर हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये बात। दूसरी बात जो राहुल गांधी जी ने कही है, उन दोनों बातों पर आपकी टिप्पणी मैं समझना चाहता हूं। देखिए, आंतरिक मुद्दे बाहर उठाना उचित नहीं है तो मैं मानता हूं, लेकिन वो सबके लिए लागू होता है जी। जैसा कि शिव भाटिया कह रहे हैं, सुदेश जी कह रहे हैं जी। वो तब भी लागू होता है जब कोई जाके ये कहे कि 2014 से पहले इस देश में जन्म लेने में शर्म आती थी जी। वो अब भी लागू होता है जब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं जी। तो ये आचरण, ये मर्यादा हमेशा लागू होती है और सब पर लागू होती है जी। लेकिन सिलेक्टिव नहीं होगा कि एक व्यक्ति कुछ भी कहे, दूसरा कहे तो मुझे लगता है हमारा रिएक्शन, कम से कम हमारे और आपके जैसे व्यक्ति का रिएक्शन जो है, पार्टी प्रवक्ताओं की मजबूरी में समझ सकता हूं। ठीक है, मैं शिव भाटिया की मजबूरी समझ सकता हूँ, मैं वर्मा जी की मजबूरी समझ सकता हूँ, पार्टी लाइन पे बोलना है दोनों लोगों को। तो जाहिर है शिव भाटिया जी राहुल गांधी के हर कथन को जस्टिफाई करेंगे और वर्मा जी उसको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन हमारे आपके जैसे व्यक्तियों को जो हम ये कोशिश करें तो हम एनालाइज करें, तो हम इसको देखें कि अतीत में ऐसा कब हुआ है, क्या अतीत में ऐसा हुआ है? अतीत में अगर ऐसा हुआ है तो वो भी गलत था और अब हो रहा तो वो भी गलत है। वैसे तो एक समय भूमिगत नेता भारत के जो है इमरजेंसी के टाइम में विदेश जाकर के और वहां से आंदोलन भी चला चुके हैं जॉर्ज फर्नांडीज और दूसरे लोग ड्यूरिंग इमरजेंसी। पूरा इमरजेंसी में बहुत इमरजेंसी के खिलाफ, तो मैं कह रहा हूँ कि वो भी हुआ है। आजादी के आंदोलन में भी बहुत सारे नेता इंग्लैंड में जाकर के जो है बोलते थे। मैं उसकी तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अक्सर इस तरह की चीजें। लेकिन ये सही है कि जिम्मेदार पद पर राहुल गांधी वहां कैम्ब्रिज गए थे और एक अपनी यूनिवर्सिटी के भाषण में थे। अगर बेहतर होता अगर वो ये मुद्दे वहां न उठाते या इनको दूसरे तरीके से उठाते, एक तरीके से अगर उन्होंने अल्पसंख्यकों वाला मामला कहा था तो उनको फिर आंकड़े भी देने चाहिए उनको। फिर जैसे जो आपने आंकड़े दिखाए उनको ये बताना चाहिए था कि 2014 से पहले अल्पसंख्यकों स्थिति देश में क्या थी और अब क्या है, तो उसको भी पुष्ट करना चाहिए। खाली एक पासिंग रिमार्क नहीं देना चाहिए। पेगासस वाला मामले उठाने कोई आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि पेगासस जो है अब वो जांच का विषय हो गया, ये हो गया, वो ठीक है। और अगर उन्होंने उठाया तो फिर ये भी सवाल उठता है कि भाई फिर फोन क्यों नहीं दिया जांच के लिए भी।
तो उठेगा ही, निश्चित रूप से उठेगा। जी। तो इसलिए मुझे लगता है ये मुद्दे ऐसे हैं कि ये चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, कोई भी हो, अगर विदेश में जाके आप घरेलू मुद्दे उठाते हैं तो वो उचित नहीं है। विदेश में जाकर के भारत की बात की जानी चाहिए, भारत की ग्रोथ स्टोरी की बात करिए, और उस ग्रोथ स्टोरी में जो कमियां हैं उनकी भी बात करिए और अपने सुझाव भी दीजिए, ताकि जो नए लोग हैं वहां पर, और ये बात सब पे लागू होती है, मैं बार बार कहता हूँ। और ये भी जैसे कोई जाके अगर कहे कि 70 साल में भारत में कुछ हुआ ही नहीं, तो वो भी उतना ही गलत है जितना कि ये गलत। ठीक है सुदेश, मेरा मानना ये है कि मैं इसको इस नजर से देखता हूँ कि ये जो परंपरा शुरू हुई है कि बाहर विदेश में जाकर के भारत के आंतरिक मुद्दे उठा के उन पे राजनीतिक करना, वो मैं उसको उचित नहीं मानता। सुदेश जी, विनोद जी कह रहे हैं कि आप करें तो रासलीला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एग्री नहीं करता विनोद जी की बात से। आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा हर चीज को जी। आपको पता है 2014 से पहले किस तरह का वातावरण था इस देश में। उसके पहले एक आंदोलन हुआ था करप्शन के खिलाफ जी, जो आपको पता है अन्ना मूवमेंट हुआ, वो माहौल ही दूसरा था। और उसमें जब आप जाते हैं बाहर और डायस्पोरा को एड्रेस करते हैं, इंडियंस को एड्रेस करते हैं, एनआरआई जो वहां पर बसे हुए हैं, तो आप उनके एड्रेस को कन्वर्ट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 2014 में ही भारत पैदा हुआ है? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बोला। उस समय ऐसा ही बोला है कि आप कह रहे हैं कि उस समय सपेरों और चूहों की बात होती थी, अब माउस। मोदी जी ने भारत सारे प्रधानमंत्री को मोदी जी ने क्रेडिट दिया है। भारत की आज की स्थिति है, मोदी जी कभी क्रेडिट नहीं लिए, वो हम लोग हैं जो क्रेडिट देते हैं। लेट अस बी फैक्चुअली करेक्ट। ठीक। और उसके बाद देखिए विदेश में जाके उनके इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करना, उनकी फीलिंग को आर्टिकुलेट करना, ठीक है। और आज आप किसी डायस्पोरा से बात करिए तो आज जो फील करता है, दोनों में वास्ट डिफरेंस है जी। लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा या मणिशंकर अय्यर जो जाके वहां पाकिस्तान में बोले, ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है जी। आप तो एक दूसरे देश से समर्थन मांग रहे थे कि हमको हटा दो, मोदी जी को हटा दो जी। ये तो देशद्रोह का भी मामला हो सकता है, जिस तरह की बात हो रही है। और उसके बाद राहुल गांधी जाके क्या किया आप लोगों ने, सुन लीजिए, मैं पूरा करके मणिशंकर अय्यर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, मैं पूरा कर लूं विनोद जी, फिर आप बोल लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ राहुल गांधी जी जाते हैं और वो क्या बोलते हैं, माइनॉरिटीज प्रताड़ित हो रहे हैं। कहाँ माइनॉरिटीज प्रताड़ित हो रहे हैं? आपके ही आंकड़े दिखा रहे हैं। माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। जो गुजरात की बात करें तो गुजरात में मैं आपको बता दूं, वहाँ माइनॉरिटीज का जो परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में, सरकार में, वो उनके पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है, जो पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, केरला में भी नहीं है। तो बताइए, अगर ऐसी बात जहाँ होती है तो आप कुछ फैक्चुअली तो करेक्ट बात करेंगे ना, क्योंकि आप मोदी जी के खिलाफ बिल्कुल अंधा हो चुके हैं। तो आप कुछ भी बोल दीजिए। और एक बिल्कुल देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट है हार। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में हार जाना, नागालैंड में हार जाना कांग्रेस कभी सोच ही नहीं सकती थी। त्रिपुरा तो खैर इनका सवाल ही था। तो वहां हार जाना बौखलाया हुआ एक स्टेटमेंट आता है जो दिखाता है कि बिल्कुल भारत की राजनीति में जो आइसोलेट होता जा रहा है, वो समर्थन कोशिश कर रहा है गार्डर करने का फॉरेन लैंड में। वहां भी लोग हंस रहे हैं इन पर कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जनता के बीच में। भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद तुम्हारा ये गति। सुदेश जी, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना की और जनधन योजना की उन्होंने तारीफ की, ये भी तो आप थोड़ा सा बोल दीजिए तारीफ के लिए उनको, राहुल जी को। तारीफ तो करना ही चाहिए इनको। हर चीज में आपको रफाल दिखेगा तो कैसे होगा? आंकड़े तो जुटलाए नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि आपका शिव भाटिया साहब, सुरेश जी कह रहे हैं कि ये हार की बौखलाहट का नतीजा है। इसमें कोई दो मत है ही नहीं। भाटिया साहब, विजय जी, जब बोलने के लिए कुछ नहीं होता, इशू के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं होता, जब इशू के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो इधर उधर की बात की जाती है, कौन कौन से कंटेस्ट जोड़ दिए जाते हैं। आप जिस पे डिबेट कर रहे हैं उसी पे डिबेट पे रहिए ना। इससे बुरी बात हो सकती है कि आप देश का सुप्रीम कोर्ट इस सरकार के मुंह पे तमाचा मार के एक ऐसी कमेटी बनाता है कि इलेक्शन कमीशन फ्री नहीं है। उसके बाद किस तरह से इलेक्शन कमीशन के सीईसी का सिलेक्शन होगा, उसके अर्थ नहीं समझ रहे हैं। अडानी का नाम तक नहीं लेते हैं इस देश के प्रधानमंत्री और इनके नेता। डिबेटों से पूरी बीजेपी के नेता स्पोक्समैन गायब हो जाते हैं, आरएसएस के लोगों को सामने ले आते हैं, आरएसएस के चीफ भी उतर के आ जाते हैं, ऑब्जर्वर के अंदर आर्टिकल लिखने लगते हैं उसके फेवर के अंदर। उसके बाद जाति प्रथा की बात करने लगते हैं। अरे कर क्या रहे हो आप? उसके बाद अडानी के ऊपर कमेटी किसको बनानी पड़ी? अडानी के ऊपर कमेटी बनानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को उतर के उसके अंदर इंटरफेरेंस करना पड़ा और कहना पड़ा कि लाइए, देश की जनता का 12 लाख करोड़ डूब गया। इनकी बातें छोड़िए, ये क्या प्रश्न करेंगे? इनके पास है क्या? भाटिया साहब, इलेक्शन कमीशन, पैसे का भेजा इस्तेमाल करना। भाटिया साहब, इलेक्शन कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 72 साल की सरकारों पर सवाल खड़ा किया। मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, तो इसका जवाब दे दें विजय जी।
आप नहीं, मैं भी सब समझ रहा हूं। आज ही क्यों जरूरत पड़ी विजय जी? आज ही क्यों जरूरत पड़ी? आज ही कमेटी क्यों बनानी पड़ी? क्यों? क्योंकि यहाँ के इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल फ्री नहीं है, अपनी बात नहीं कह सकते। मीडिया अपोजिशन को सुनाना नहीं चाहता, अपनी बात कहता है तो किसी को पहुंचती नहीं है, इसलिए विदेश में जाके भी बातें, अपना दर्द कहा जा रहा है, देश के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा कि हमारे साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है। और लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं रह कहां गई हैं? बताइए आप। आपके सामने सब कुछ चल रहा है, कहां से इंस्टीट्यूशंस कौन से फ्री होके काम कर रहे हैं? ठीक है सुदेश जी, छोटा सा जवाब दें, मैं विनोद जी के पास जाना। विजय जी को सत्ता में ले आए तो सब चीज लोकतांत्रिक हो जाएगा। अरे सत्ता में आना है तो लोगों के बीच में जाइए ना, कैम्ब्रिज में जाके क्या कर रहे हैं? लोगों के बीच में जाइए, वोट मांगिए, बताइए कि मोदी जी के लिए तो कोई आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोर्ट ने निगरानी करने की बात की, कोर्ट ने कमेटी बनाई तो हम लोग तो वेलकम करते हैं। वही कोर्ट ने बोल दिया राफेल पर कोई गड़बड़ नहीं है, फिर भी आप कोर्ट करते रह गए। तो आप तो कोर्ट की बात भी नहीं मानते, जब तक आपके फेवर में फैसला नहीं होगा कोर्ट भी नहीं मानेंगे। तो हम तो हर चीज मानते हैं जी। कोर्ट ने बनाया, देखिए आगे क्या होता है। ठीक है विनोद जी, मुद्दा केवल मैं समझता हूँ कि विदेश धरती का, विदेश की धरती पर कुछ बोल करेंगे क्यों नहीं? ठीक है, विदेश की धरती पर बोलना तो एक इशू है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने जो इशू किए हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? जो इशू रेज किए उनको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? राहुल गांधी ने वही इशू रेज किए जो देश में रेज करते हैं जी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सारे इश्यूज यही थे, लोकतंत्र खतरे में है, संस्थाएं जो है हो रही, यही सारे इश्यूज थे, वही उन्होंने बाहर कहा है जी। तो वो तो विपक्ष के नाते वो इशू इरेज कर रहे हैं। जिस तरह जब कांग्रेस शासन में थी तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी लेफ्ट डे गवर्नमेंट हो गई है, पॉलिसी पैरालिसिस है, ये सब कहते थे, बीजेपी कहती थी और वो इशू रेज करती नहीं। लेकिन जैसे सुदेश जी ने कहा कि पेगासस की बात कर रहे हैं तो फोन जमा करा देते। नहीं देखिए, वो तो राहुल जी जाने कि क्यों नहीं जमा कर रहे हैं, नहीं मतलब उनके आरोप की बात कर रहा हूँ। वो शिव देखो वो शिव भाटिया जी बताएंगे क्यों नहीं जमा कराया, क्यों नहीं कराते, मैं थोड़ी बताऊंगा। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जैसे अभी सुरेश जी ने मेरी बात पे कहा कि कॉन्टेस्ट अलग था और वो अलग कॉन्टेस्ट की बात कही। सवाल कॉन्टेस्ट का नहीं है, सवाल ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए भाई। देश का सबसे बड़ा नेता जिसको पूरी जनता का विश्वास है, उसके अंदर 3 उदाहरण मैं दे सकता हूँ, 3। ठीक है विनोद जी, उदाहरण लूंगा मैं, आपसे उदाहरण लेता हूँ, 1 मिनट अमर। विजय जी मुझे पूरा कर ले दीजिए। देखिए 3 मामले ऐसे थे, मैंने तब भी कहा, आज भी मैं एतराज जता रहा हूँ राहुल गांधी के बयान जी। मैं सिलेक्टिव नहीं होता हूँ कभी भी जी। मैं अगर गौ रक्षा के नाम पर कोई मारा जाए उसका भी खिलाफ हूँ, और कोई अगर किसी को जो है सर आप पे कोई सवाल नहीं कर रहा, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। तो इसलिए मैं सिलेक्टिव नहीं होता हूँ पार्टियों की तरह कि एक कोई इधर ये सही वो गलत। मैं जो कह रहा हूँ कि 3 मामले ऐसे थे जो मुझे थोड़ा सा असहज लगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना मोदी जी को हम लोग बहुत बड़ा नेता और बड़ा लोकप्रिय नेता है देश का और बड़े अच्छे नेता है। विनोद जी मैं आपके थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ, एक सेकंड मैं आपको रोक लेना चाहता हूँ। हमारे साथ यशवंत राज जी जुड़ गए हैं, मैं आपके पास फिर आऊंगा, इसी पर इशू पर बात करेंगे। यशवंत राज जी यूएस से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मसला हुआ कि राहुल गांधी जी ने विदेश की जमीन पर जाकर कुछ बोला, आप कैसे देखते हैं? विदेश की जमीन पर आप रह रहे हैं, हिंदुस्तान की इमेज पर क्या इसका असर पड़ता है कि राहुल गांधी जी वहां जाकर क्या बोल रहे हैं? कैम्ब्रिज में बोले या हार्वर्ड में बोले? विजय जी सबसे पहले तो माफी चाहता हूँ, आप थोड़ा सा आप ज्वाइन करने में दिक्कत हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम था। कोई बात तो बहरहाल मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि भारत के कोई नेता अमेरिका आके भारत की सरकार जो है, आज की सरकार कोई भी हो, चाहे आज बीजेपी की सरकार है, पहले बीजेपी कांग्रेस की सरकार होती थी, तो यहाँ पे भारत के नेता आते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं जी। मगर ये इक्वेट करना कि भारत की सरकार को क्रिटिसाइज करने का मतलब है भारत को क्रिटिसाइज करना, इससे मुझे आपत्ति है जी। ये कंपैरिजन हम नहीं ड्रॉ कर सकते। भारत की सरकार भारत नहीं है और भारत की सरकार नहीं है। जो कि पार्टी होती है वो पार्टी है वो सरकार में। तो राहुल जी ने जाके कैम्ब्रिज में बोला, यहाँ भी आके बोलते हैं कई बार, यहाँ भी और भी नेता आते हैं, बोलते हैं, कुछ मुद्दे उठाते हैं, डोमेस्टिक मुद्दे उठाते हैं, यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ द डे को। तो इसमें मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती है। बस मुझे ये आपत्ति ये है कि भारत की सरकार को भारत बनाए, इससे मुझे आपत्ति है। Had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. 2 जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है,
हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए बयान को लेकर कि क्या विदेश की धरती पर इस तरह की बात होनी चाहिए। हमारे साथ विद्वत पैनल है। सुदेश वर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, शिव भाटिया साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, यशवंत राज साहब वरिष्ठ पत्रकार यूएस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सुदेश जी, यशवंत जी ने कहा कि भारत सरकार पर हमले को भारत का हमला मत बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, लेकिन देखिए भारत की संप्रभुता आज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है। सरकार के पॉलिसीज को आप क्रिटिसाइज करेंगे तो कोई मत नहीं है कि ये डिबेट का इशू हो सकता है जी, लेकिन आप सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करते, आप भारत के बेसिक फाउंडेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। डेमोक्रेसी है ही नहीं। मैं तो यही पूछ रहा हूँ, डेमोक्रेसी नहीं है तो ये चर्चा हम लोग कैसे कर रहे हैं? जी। अब तक तो पुलिस को आ जाना चाहिए, सबको अरेस्ट करना चाहिए था। डेमोक्रेसी नहीं होता तो क्या चीन में आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हाँ। नहीं तो डेमोक्रेसी का नहीं है, वो भी तो सरकार की आलोचना है ना कि इस सरकार के रहते हुए डेमोक्रेसी नहीं। आलोचना अगर सही हो तो आप बताइए डेमोक्रेसी है या नहीं है? हाँ, वो अलग इशू है, लेकिन ये सरकार की आलोचना है ना, ये देश की आलोचना नहीं है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से देश चल रहा है तो आप सारे इंस्टीट्यूशंस पर अटैक नहीं कर सकते हैं। फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आप देश को, यही तो बोला है, देश को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और पुतिन साहब क्या बोल रहे हैं देखिए। बाकी जो है, जो देश के चीफ हैं जो फॉरेन कंट्रीज में, वो क्या बोल रहे हैं वो देखिए। वो भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे विश्व का भारत, और उसको आप एक क्वेश्चन मार्क लगा के, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अपने पर्सनल स्कोर को आप सेटल कर लीजिए, मोदी जी से करना है तो। आपको तो ये बोलना चाहिए कि भारत की जो डेमोक्रेसी है बहुत वाइब्रेंट है, हम लोग समर्थन नहीं जुटा पाए हैं और जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बोलना चाहिए उनको। ये बोल रहे डेमोक्रेसी है, सारा इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया, ये किस तरह की बात है? तो क्या पॉलिटिक्स जाके आप यूके में करोगे, अमेरिका में करोगे, छोड़ रहे हो क्या भारत? ठीक है विनोद जी, भारत सरकार पर हमले को भारत पर हमला बताना आप ठीक समझते हैं? यशवंत जी कह रहे हैं। आप अनम्यूट कर लें सर अपने को। देखिए मैं यशवंत जी से सहमत हूँ। यशवंत जी से, भारत एक देश अलग है और सरकारें आती जाती रहती जी। देश निरंतरता में रहता है। इमरजेंसी के खिलाफ जब आवाज उठाई जा रही थी तो सरकार के खिलाफ उठाई जा रही थी, देश के खिलाफ नहीं उठाई जा रही थी। और तब भी इंदिरा गांधी संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती थी, भले उन्होंने इमरजेंसी लगा रखी जी। तो उस वक्त उन्होंने भी कहा था कि विदेशी साजिश है जी। जब जेपी मूवमेंट हो रहा था। एक मिनट सुदेश जी, व्यक्त मत होइए, मुझे पूरा बोलने दीजिए, समझ रहा हूँ। तो एक तो वो है, तो इसलिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ। भारत अलग चीज, ये बात सही है कि राहुल गांधी का कहने का तरीका सही नहीं था जी। ये मैं सहमत हूँ सुदेश जी से जी। उनको ये कहना चाहिए, अगर उनको सरकार की आलोचना करनी है तो बजाय ये कहने के कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, भारत लोकतांत्रिक नहीं रहा है, ये कहना चाहिए कि मौजूदा सरकार जो है भारत में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये कर रही है, जो वो समझते हैं कर रही है। तो सरकार पर उनको अटैक करना चाहिए था। लेकिन ये बात सही है, कहने का तरीका जो है वो ठीक नहीं था। और पहली बात तो मेरा तो मानना ये है कि वहां विदेश में ये सब चर्चा उनको नहीं करनी चाहिए थी, ना उन्हें करनी चाहिए थी, ना जो जिन लोगों का मैंने जिनके पहले अतीत में जो चर्चाएं जिन नेताओं ने की है उनको भी नहीं करनी चाहिए थी। संदर्भ कुछ भी हो, चाहे संदर्भ अन्ना आंदोलन रहा हो और चाहे मौजूदा संदर्भ हो, देश के बाहर देश की चर्चा न करें तो बेहतर है। ठीक है, इसलिए आप देश के अंदर एक दूसरे के खिलाफ खूब बोल लें, जितना चाहे उतना बोल लें, जितनी चाहे उतनी आलोचना कर लें। मणिशंकर ये भी बात की सुदेश जी ने, उन्होंने लगभग देशद्रोह का काम किया। मैं तो कह रहा हूँ सरकार को मुकदमा चलाना चाहिए था फिर, अगर देशद्रोह का काम आपको लगता है। फिर आप काहे उसमें मुख दर्शक बनी हुई रही सरकार, अगर उनके पर, क्योंकि यहाँ तो जरा सा कोई ट्वीट कर दे उसमें सेडिशन का चार्ज लग जाता है। वो पाकिस्तान में जाके बोल लिया जाकर के कि मोदी को हटाने का हमें मतलब, बिल्कुल गलत बात है, कतई नहीं बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, उनसे जो असहमत है वो देश के अंदर अपनी असहमति व्यक्त करें, वोट के जरिए जैसे सरकारें बदली जाती बदलने की कोशिश करें, बाहर जाके करने की क्या मतलब है। लेकिन ये जो एक नैरेटिव बन जाता है, जब भी चाहे जेपी मूवमेंट रहा हो, चाहे अन्ना आंदोलन रहा हो, जब भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठती है तो देश के भीतर उसको देश के खिलाफ बता दिया जाता है। अरे भाई, देश के खिलाफ कौन बोलेगा? इस देश का कोई भी नागरिक नहीं बोलेगा। और क्यों बोलेगा इस देश के खिलाफ? तो अमेरिका में यशराज जी रहते हैं, वहां कितनी आलोचना ट्रंप की हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स तो बिल्कुल ट्रंप से मोर्चा ही लिए हुए था वहां पर। वहां का तो एक कमिश्नर कह देता है ट्रंप से कि आप अपना काम करिए, वो राष्ट्रपति थे, तो देश के खिलाफ बोल रहा, इंस्टीट्यूशन था। अभी बाइडेन के यहाँ जो है जाकर के पूरे घर की जांच की गई,
तो वो कोई देश के खिलाफ था जी। ये वो तो राष्ट्रपति। तो डेमोक्रेसी वाइब्रेंट यही होती है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब आते जाते रहते हैं, इनके खिलाफ असंतोष, लेकिन हाँ मर्यादा का पालन होना चाहिए, भाषा सही हो, आलोचना की भी भाषा सही होनी चाहिए, ये नहीं कि गाली गलौज की भाषा हो या मर्यादा विहीन भाषा हो, वो गलत है। वो किसी के प्रति जो है वो उचित नहीं है लोकतंत्र पे। लेकिन लोकतंत्र में अगर आलोचना नहीं होगी, चाहे कोई भी हो, कल को मान लीजिए सरकार बदल जाए तो स्वदेशी बैठ कर आलोचना करेंगे, तो मैं थोड़ी कहूंगा देश के खिलाफ बोल रहे हैं, या शिव भाटिया अगर कहेंगे देश के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं शिव भाटिया को भी इसी तरह कहूंगा कि गलत बोल रहे हैं आप जी। मैं जवाब दूं? अलग है सरकार, शिव भाटिया जी की चीज है, कोई सरकार आप छोटा सा जवाब देना चाहते हैं? नहीं, मैं शिव भाटिया जी से बिल्कुल छोटा सा जी। देखिए विजय जी, इसको आप इमरजेंसी सिचुएशन से कंपेयर करेंगे, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल का समय हो जब ब्रिटिश राज था, या इमरजेंसी का समय जब डेमोक्रेसी का गला घोट दिया गया था जी। ऐसे व्यक्ति जो भी डेमोक्रेसी के फेवर में ताकते हैं वो साथ आएंगी, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज में हो चाहे यहाँ पर हो जी। जब भी ऐसी बात हुई, अन्ना आंदोलन जो मूवमेंट था, करप्शन उस समय याद करिए, 2G 3G हर जगह घोटाला ही घोटाला, नीचे घोटाला, ऊपर घोटाला, भी नहीं हुआ, हर जगह घोटाला, तो ये बात मुद्दा होगा। लेकिन आज के संदर्भ में आप जाकर माइनॉरिटीज की बात करते हैं, माइनॉरिटीज को सताया जा रहा है, कहाँ सताया जा रहा है बताइए तो जी। क्या माइनॉरिटीज को संरक्षण नहीं है इस देश में जी। क्या आप किसी अमेरिकन को सुने हैं कि आके अमेरिका का कोई हेड ऑफ स्टेट आके इंडिया में, या वहां का अपोजिशन लीडर अमेरिका को क्रिटिसाइज किया हो, यूके का इंडिया में आके किया हो? कभी आपने देखा ही है? आप में कॉन्फिडेंस नहीं है एज ए लीडर, और यही कारण है कि आप बाहर जाकर अपना रोना रो रहे हैं, रुदाली कर रहे हैं। अरे आइए यहाँ पर लोगों का सपोर्ट गैदर करिए। ठीक है भाटिया जी, बात है, विनोद जी ने भी कहा कि एक मर्यादा को तो रखना ही चाहिए कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है, खासतौर से विदेश की धरती पर। और आपने भी कहा कि माइनॉरिटी को लेकर सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप पर तो आप भी शायद सहमत नहीं हैं। मेरे को इनके बात के ऊपर हंसी आ रही है कि बात रोना रोते हैं जी। ये भूल गए कि इस देश का प्रधानमंत्री एक कंपनी के मालिक के सामने बैठ के अपने घर को कोस कोस के रोने लगता है और पानी के गिलास पानी पी पी के कोसता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो 142 करोड़ लोगों को नेतृत्व करता है, जकरबर्ग के सामने क्या हुआ था? क्यों रोने लगे थे? किस लिए रो रहे थे? अरे रोता कौन है, कोसता कौन है? आप अपने लिए तो दूसरा कानून बनाते हैं, दूसरे के लिए दूसरा, जबकि उन्होंने उस देश के लिए कुछ नहीं कहा। उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, इस देश में क्या चल रहा है, उन्होंने वो बताया। उन्होंने अपनी मनस्थिति का विवरण किया वहां पे। क्यों? क्योंकि यहाँ के इंस्टीट्यूशन पूरी तरह कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो ना बात सुनाने चाहते हैं ना सुनने देते हैं। और वही बात अग्निहोत्री जी ने ठीक कही, देश की व्यवस्था के बारे में बात करना, देश की आज की व्यवस्था के बारे में बात करना, देश के अंदर क्या चल रहा है, वो देश के अंदर देश का विरोध नहीं है। जो सरकार आज बैठी है कैसा काम कर रही है उसका विरोध होता है, और उसका विरोध होगा जब आप यहाँ बोलने नहीं देते हैं, सुनने नहीं देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर माइक बंद कर दिए जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में पूरे हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल जी ने, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली जी? तो उसमें किसी ने मना किया था? उसमें मुझे तो नहीं लगता किसी ने मना किया है, मुझे याद नहीं आ रहा। आपको कोई हो अनुभव बताइए। ठीक है यशवंत जी, सुदेश जी आता हूँ आपके पास। यशवंत जी आपके प्रधानमंत्री जी मेरे से बात कर रहे हैं, आप मेरा जवाब तो ले लीजिए विजय जी। आपकी बात सुनने की बात कर रहा हूँ ना, मैं यशवंत जी से सुन लेता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ कि जकरबर्ग के सामने प्रधानमंत्री जी क्या बोले नहीं बोले, जो आपने बोला है वो अच्छे उसमें नहीं है, समझे, मैसेज के तौर पर। और मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ कि प्रधानमंत्री जी के लिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो उसके लिए इस तरह से बोला जाए। बताइए ना क्या अच्छा नहीं, जो आप बोल रहे हैं कि जकरबर्ग के सामने रोने लगे, ये मुझे ठीक नहीं लगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, आप बोल सकते के ऊपर। ठीक है नहीं यशवंत जी वो क्या था, वो क्या था? ये भाषा की बात है, विनोद जी भी वही बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या था वो? यशवंत जी, भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से है। अमेरिका जो है, भारत दूसरे की बात के ऊपर भाषा नहीं है। अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इन दोनों डेमोक्रेसी में कैसे फर्क देख रहे हैं, जो ज्यादा चर्चा यहाँ पर हुई आप, क्योंकि आपने दोनों को देखा है जी। दोनों डेमोक्रेसी जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है जी। इनका
300 साल से चल रहा है, हमारे यहाँ 70 75 80 साल से चल रहा है। जी डेमोक्रेसी अभी परफेक्शन तो हुआ नहीं है, ना हमारे यहाँ ना अमेरिका में। यहाँ भी कम खामियां हैं, हमारे यहाँ भी खामियां हैं। जी हम भी सीख रहे हैं कैसे डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएं। हम थोड़े से नए डेमोक्रेसी हैं अमेरिका के मुताबिक, जी इसलिए हमें थोड़ा सा और भी स्ट्रगल करने की बात होगी। जी तो बहरहाल ये चर्चा का विषय भी होगा और इसका क्रिटिसिज्म भी होगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी की एक उसका आइडियल है, सबके लिए आइडियल है। हमारे लिए डेमोक्रेसी तो एक वैल्यू है हमारे लिए। जी तो इसको हम परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। और बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि ना यूएस में ना इंडिया में, दोनों जगह में डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है जी और ये वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन आप समझते हैं कि वहाँ स्टेट हेड को क्रिटिसाइज करने को देश को क्रिटिसाइज करना माना जाता है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है यूएस में। यहाँ तो क्रिटिसिज्म ऐसा होता है इनके हेड ऑफ स्टेट्स की कि कहीं और इंग्लैंड में भी होता है, उनके पार्लियामेंट में होता है, आपने देखा होगा उनके ओपन सेशन कैसे होता है जी। मगर यहाँ तो अनदर लेवल है। और जब आपने पहले व्लादिमीर पुतिन को दिखाया जी, और वो मेरे हिसाब से वो सही एग्जाम्पल नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में बोलने के लिए। ठीक है, उन्होंने तो वहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे एक मजाक सा चला रखा है रशिया में, तो वो तो डेमोक्रेसी है नहीं, नाम के वास्ते भी। सुदेश जी एक बात समझना चाहता हूँ कि क्या ये हमारी कल्चर का पार्ट है कि हम अपने रोल मॉडल्स पर सवाल उठाना बर्दाश्त नहीं करते? हमें वो बर्दाश्त नहीं है, हम उसको ईमानदारी से कमेंट नहीं करना चाहते। ये सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है। देखिए विजय जी, ठीक है, मैं समझ गया। देखिए विजय जी, आपने डिबेट रखा और हम लोग डिबेट में आए। निश्चित ही हम लोगों का मानना है कि भारत का इससे नाम तो नहीं होगा, बदनामी ही होगी। हमारे इंस्टीट्यूशंस पर अगर अपोजिशन का एक सम्मानित व्यक्ति इस तरह का चार्जेस लगाता है, ये चीज डिबेट हो सकती है देश में। ठीक है। और हमें लगता है, देखिए, जब आपको लगता है ना आप सत्ता से बहुत दूर हो गए, इस तरह की जो भाटिया जी भी कर रहे थे, आर्गुमेंट्स दे रहे थे, उस आर्गुमेंट से हमें डर नहीं लगता। हमें लगता है लोग हमारे साथ और जुड़ेंगे और मजबूती के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आज जो एक ट्रेंड है जो देशभक्ति का, उस ट्रेंड के तहत आप कहीं खड़े ही नहीं है, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर। तो आप मान लीजिए सपोर्ट के टर्म्स में, डिबेट के टर्म्स में हमको कोई डर आपसे नहीं लगा हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि भाषा का संयम हो, जिससे जो देश के लिए काम किया जा रहा है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हम कर रहे हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। इसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क लगेगा तो आप प्रत्येक भारतीय के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, तो आपका स्टेटमेंट थोड़ा संयम होना चाहिए। उसी भाषा को आप थोड़ा सहमत कर ले तो फिर राहुल गांधी में क्या प्रॉब्लम है? जी, लेकिन आपने जब देशभक्ति का जिक्र किया तो मैं शायद ये तो समझूं ना कि आप सिर्फ ये तो जिक्र नहीं कर रहे कि आपके अलावा कोई देशभक्त नहीं है देश में। नहीं, सभी देशभक्त हैं, ये तो जनता डिसाइड करती है कि कौन जनता के साथ है, कौन देश के साथ है, कौन नहीं है, उसी मुताबिक जनता वोट देती है। अभी देखिए 3 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के हमें समर्थन मिला बहुत भारी, तो जनता क्या चाह रही हो तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, विनोद जी। देखिए, पहले तो विजय जी मैं आपसे ही कहूंगा कि आपका जो सवाल है वही कह रहा है देश के खिलाफ हमला, जबकि कहना चाहिए भारत सरकार के खिलाफ हमला। सवाल है उसी में भारत सरकार और देश जो जिस पर डिबेट शुरू हो गई, और ये इस पे तो अधिकतम वोट यही 90% क्या 99% कहेंगे बिल्कुल गलत है हमला जी। तो और अगर आप उसको सरकार कर दोगे तो फिर तो थोड़ा सा उसमें तो एक तो ये मुझे लगता है कि इसको संशोधन करना चाहिए सवाल में, जो यशराज जी ने कहा उस बात। ठीक है, आप हमारे मित्र हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, मैंने बात पॉइंट आउट की। जी, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात मैं कह रहा था कि देखिए, मैं इस बात से शिव भाटिया जी ने जो उदाहरण दिया मैं उससे सहमत नहीं जी। प्रधानमंत्री जी ने जब वो बात कही थी तो उन्होंने अपने जिक्र करते हुए कि कैसे उनकी माता जी कितनी मेहनत से उन्होंने उनको बड़ा किया, वो करते हुए वो भावुक हुए थे। तो ये कहना वो मैं बिल्कुल उस उदाहरण से सहमत नहीं, वो गलत है कि उन्होंने अपनी पीड़ा हर भारतीय के देखिए भारत में हर भारतीय का जीवन एक संघर्ष का जीवन है, खासकर हम लोग जिस पीढ़ी के हैं और उसके पहले की पीढ़ी, तो वो उन्होंने अपने संघर्ष यात्रा की जिक्र करते हुए से बात की थी, इसलिए वो यहाँ फिर नहीं बैठता और ये मैं उससे बिल्कुल असहमत हूँ। दूसरी बात ये है विजय जी कि जहां तक जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अपने रोल मॉडल के खिलाफ कुछ भी सुनना कोई पसंद नहीं करता, ये हमारे यहाँ संस्कृति इसलिए है कि हमारा देश एक सामंतवाद से लंबे समय तक हमारी संस्कृति में रहा है कि जिसको हमने भगवान मान लिया बस उसके खिलाफ हम या उसकी आलोचना बिल्कुल नहीं सुनेंगे। जबकि इसी देश में मतलब
आप देखिए, जिस राम राज्य की हम बात करते हैं, वहां एक नागरिक खड़े होकर के एक सवाल उठाता है और राम जो है उसको मानते हैं। जी। राम कहते हैं लोगों को बुला के कि अगर मैं कोई अनीति करूं तो मुझे रोकना टोकना, जी अगर मैं धर्म विरुद्ध, लोक विरुद्ध, नीति विरुद्ध कोई काम करूं, जी तो ये राम राज्य जिसकी हम बात करते हैं, जी। ये वहां मतलब उसकी संस्कृति है। नेहरू ने नागार्जुन को बुला करके अपने खिलाफ कविताएं सुनी इलाहाबाद में, जी और नागार्जुन जबरदस्त नेहरू के खिलाफ कविताएं लिख रहे जी। थे, और नेहरू जी ने सुना और सुनते रहे। तो अटल जी जो थे, उनके हम लोग जब बात करते थे तो कितनी बार हंसी मजाक बहुत सारी बातें हो जाती थी। जी वो कल्चर जो है लोकतंत्र का, उसको विकसित करना जरूरी है, और इसकी शुरुआत बड़े नेताओं से ही होगी। जी। राहुल गांधी अपनी आलोचना सुने, मोदी जी अपनी आलोचना सुने, नड्डा जी अपनी आलोचना सुने, अमित शाह जी अपनी आलोचना सुने, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, नीतीश कुमार, अखिलेश, जितने बड़े नेता जी। हैं, उनके अंदर अपनी आलोचना सुनने का, आलोचना, मैं निंदा और भर्त्सना की बात नहीं कर रहा जी। हूँ, मैं आलोचना की बात कर रहा हूँ। ये होना चाहिए, इससे डेमोक्रेसी बढ़ती है। और इससे कार्टून वो तो बना करके और शंकर ले जाते थे, नेहरू जी दिखाते थे आर.के. लक्ष्मण की जो है कि ये, और वो हंसते थे। और तो मेरा कहने का मतलब है कि बड़े नेता जो है अगर इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तब समाज में भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज बढ़ेंगी। और दूसरा, लोकतंत्र हमेशा संस्थाओं से चलता है, व्यक्तियों का काम है उन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना। आज हमारे, मैं बिल्कुल से, आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर कमेटी बनाई है, मान लीजिए हिंडनबर्ग में बनाई, और ये चुनाव आयोग वाला निर्णय, इलेक्शन कमीशन, तो सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है ना, वो एक मजबूत इंस्टीट्यूशन है। तो आज उसने दिखाया है कि भारत में इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि गिलास आधा खाली आधा भरा, आप देखते कैसे हैं इसको? ठीक है, शिव भाटिया जी की शैली में पूरा भरा देखता हूँ जी। शिव भाटिया जी, मोदी जी की आधा पानी से भरा, आधा गैस से भरा। ठीक है, तो ये तो नजरिया है, शिव भाटिया जी, नजरिया होना चाहिए जी, नेतृत्व। ठीक है, शिव भाटिया जी, विनोद जी ने कहा कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण दिए, इलेक्शन कमीशन का और दूसरा पेगासस का या अडानी वाला मसला, तो वो बताता है कि हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशन है वो मजबूत है। अच्छी बात है विजय जी, दे रहा है दुरुस्त आए, कोई उसको स्वीकार करना चाहिए। उनको भी लगा कि बहुत हुआ, अब ये आगे नहीं होगा। और दूसरी बात मैं अग्निहोत्री जी को बता देना चाहता हूं, जो अपनी गुर्बत की कहानी उन्होंने वहां सुनाई विदेश में बैठ के कंपनी के सामने, क्या वो ठीक था? विदेश में बैठ के आप क्या दिखा रहे हैं अपने आप को? अब क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप ये देश में भी सुना सकते थे ये वाली कहानी, कोई मना नहीं करता। आप किसके सामने बैठ के बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल कंपनी के सामने। एक बात, दूसरी बात, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो अमेरिका में डेमोक्रेसी के अंदर ही एक राष्ट्र अध्यक्ष के घर पे जाके एक एजेंसी इंक्वायर कर सकती है और वहां छापा डाल के पेपर लेके आ सकती है। और हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ चंद केसेस थे 2014 से पहले ईडी के, आज 3000 से ऊपर केसेस हो गए। आप कहते हैं इंस्टीट्यूशन फ्री है? क्या ऑपोजिशन के लिए ही है ईडी, किसी और के लिए नहीं है? क्या कहा उस लेडी ने, वो गायक, व्हाट यू कॉल इट, मैं नाम भूल रहा हूं, जो 2 महिलाएं जल के मर गई और एसडीएम ने बाहर बुलडोजर चला दिया, आपने उसके साथ क्या बिहेव करना शुरू कर दिया जी? आपने क्या, कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो आप जी? आपको बात उन 2 महिलाओं की करनी चाहिए थी जिनको अंदर मार दिया गया एसडीएम के ऑर्डर के बाद, उन्होंने जला के अपने आप को। और आपने, जिसने उस बात को उठाया उसको परेशान करने लगे आप उसके लिए क्या क्या आपने कानून बनाने शुरू कर दिए। ये है फर्क डेमोक्रेसी का। वहां डेमोक्रेसी क्या दिखाती है और यहाँ क्या दिखाती है। वहां डेमोक्रेसी में सुधार हो सकते हैं जैसे सुरेश जी कह रहे हैं, लेकिन हमारे अगर आज की बात करें तो हम कहाँ खड़े हैं? हम आपके सामने सब कुछ नजर आ रहा है। हम अपनी बात कहने के लिए हमारे को क्या क्या सोचना पड़ता है और क्या क्या कहना पड़ता है। कल क्या होगा किसी के साथ, अभी क्या हुआ पवन खेड़ा जी के साथ? सुदेश जी, शिव भाटिया जी, 42वां संशोधन भी याद रखा कीजिए आप। सुदेश जी, विनोद जी ने कहा कि निंदक नियरे राखिए, आलोचना स्वीकार करना चाहिए। हर बात पे आप इतना टची हो जाते हैं, मैं जानता हूँ आप इमोशनल लोग हैं, दिल से सुनते हैं, लेकिन इतना क्या रखना कि कोई बात कह दी तो तुरंत आप। मुझे तो अब तक बता रहे हैं विजय जी, आप पेट में क्रिटिसिज्म समझ ही नहीं आया। क्रिटिसिज्म मोदी जी का करना है, करो ना भाई जी। मोदी जी ने तो खुद बोला है कि आप क्रिटिसाइज करिए, आपका काम है, आप पत्रकार है, लिखिए ना, किसने मना किया है? कहाँ करने देते हैं आप वो क्रिटिसाइज करते हैं किसी अटैक की, सर वो किसी अटैक की करते हैं प्रधानमंत्री को लेकर, आप कहते हैं सेना पर हमला है। डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो आप कहेंगे देश पर हमला है।
आप बताइए, आपके आंकड़े कुछ और बोल रहे हैं जी। और आप कुछ और बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक मनगढ़ंत स्टोरी तैयार कर चुके हैं और आप चाहते हैं लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ आता है, मोदी जी ने पूरा, मोदी जी कौन होते हैं? फ्रीडम तो आपका बर्थ राइट है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है। अगर आपको लगता है मोदी जी सही नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट है। अच्छा, कोर्ट चला गया तो बड़ा खुश हो रहे हैं आप कि कोर्ट ने इंक्वायरी कमेटी सेटअप कर दी, बहुत अच्छी बात है। कल वही कोर्ट बोलेगा नहीं कुछ भी नहीं ऐसा, तो आप बोलिएगा मोदी जी ने कोर्ट को खरीद दिया। ठीक है। सुरेश जी, वक्त नहीं है, मैं यशवंत जी का 1 मिनट लेना चाहता हूँ। वो तो आप मान लीजिए कि आप कुछ नहीं कर पाए ठीक है। 25 साल तक। ठीक है यशवंत जी, कुछ नहीं कर पाए। फाइनल कमेंट आपसे मैं समझना चाहता हूँ, एक विदेश की जमीन पर बैठे हिंदुस्तानी से समझना चाहता हूँ, फाइनल कमेंट। जी नहीं, ऐसा एक ये बार बार सुन रहे हैं कि भारत के नेता यहाँ आके बाहर के जमीन से आके भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की सरकार को करते हैं। मगर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जैसे राहुल गांधी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके भारत की सरकार को तो नहीं अपोज कर रहे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो ही इज अमंग इंडियंस। वो जो कैम्ब्रिज में जो क्लास देखिए वो सारे इंडियन हैं, इंडियन। यहाँ भी जब आते हैं लोग तो इंडियंस की कोई कम्युनिटी होती है, इंडियन कम्युनिटी डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा से बात करते हैं जी। हाँ, बहुत स्ट्रांग है। कई लोग तो इंडियन वोटर्स हैं जी, तो वो वोटर से बात कर रहे हैं। इसमें बाहर कहाँ गए? यहाँ आके अगर आप अमेरिका आके इनके कांग्रेस में जाके बताएं कि इनका जो पार्लियामेंट है कांग्रेस, उसमें जाके भारत को क्रिटिसाइज करें तो वो अलग बात है। मगर जब आप अपने भारतीय के साथ हैं जिसमें कई लोग होते थे वोटर्स भी हो आपके, तो उसमें ये बाहर के लोग कैसे हो गए? चलिए ठीक है, सिर्फ जमीन बाहर है, लोग तो वही है। जी विजय जी, क्या कारण है कि पूरे विश्व के जितने भी नेता है भारत की प्रशंसा कर रहे हैं चीज में जी, और हमारे राहुल, ठीक है सर, वो G20 में यहाँ आए हुए हैं, वो तो अलग इशू है सर। अब ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशवंत जी, आपका सुदेश जी, आपका विनोद जी, आपका शिव भाटिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या विदेशी जमीन पर देश के खिलाफ हमला सही है, और विनोद जी की बात को मानूं तो क्या सरकार पर हमला सही है? इस पर 45% लोगों ने हाँ के पक्ष अपना वोट किया है, वहीं 55% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। विजय व्यू में आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। छगन और मगन 2 भाई थे, दोनों एक दूसरे पर मरने मिटने को तैयार रहते थे। एक दिन दोनों में किसी की बात को लेकर अनबन हो, धीरे धीरे ये झगड़ा जो है राई का पहाड़ बन गया। दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे। मगन ने गांव और गांव के बाहर ख्याति बटोरी, लोग उसकी वाहवाही करने लगे, खुद को ऐसे दिखाता जैसे कोई उसने कभी गलती कोई नहीं की। सब छगन नहीं किया हो, फिर क्या था, जहां वो जाता उसे सब पास बिठाते, जोरदार स्वागत होता, वो बड़ा आदमी बन गया था, जो वो कहता लोग उसे मान लेते। वहीं मगन भी उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता, लेकिन वो घर के झगड़े से बाहर बताने लगा, बार बार ये गलती दोहराता। फिर क्या था, मगन उन्हीं बातों को गांव वालों से आकर कहता, देखो मेरा भाई मुझे बाहर भी बदनाम कर रहा है। वैसे इस कहानी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मुझे याद आ गया, लेकिन ये कहानी एक संदेश देती है कि घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए। लोग सिर्फ मजाक बनाते हैं, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। बाकी तो आप समझदार हैं खुद। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो और आप अपना ख्याल रखें, उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।